हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 5 अप्रैल 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मोपा एयरपोर्ट में डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई है, यह किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा गोवा। तो गोवा राज्य के मोपा एयरपोर्ट में अभी हाल ही में डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई है। आपको याद रखना है कि ये जो मोपा एयरपोर्ट है इसे मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। गोवा राज्य में 2 एयरपोर्ट हैं। पहला एयरपोर्ट है डाबोलिम एयरपोर्ट, इसकी लोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं, और दूसरा एयरपोर्ट है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ही ये डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई है। बात आई है गोवा की। तो गोवा के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आई थी डिजी यात्रा प्रणाली की। दोस्तों, जब आप किसी एयरपोर्ट में इंटर करते हैं तो बहुत सारी चेकिंग होती है। पासपोर्ट की चेकिंग होती है, आपके लगेज की चेकिंग होती है, तो बहुत सारी चेकिंग से गुजरना होता है जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं। तो इसी चेकिंग के समय को कम करने के लिए ये डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये यात्री एयरपोर्ट में इंटर कर रहे हैं और यहाँ पर एक डिवाइस लगी हुई है जहां पर इनके चेहरे को स्कैन किया जा रहा है। तो जैसे ही ये डिवाइस चेहरे को स्कैन करती है तो पूरी डिटेल्स एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास पहुंच जाती है और फिर आपकी जो चेकिंग है उसका समय कम हो जाता है। तो यह प्रणाली अभी हाल ही में मोपा एयरपोर्ट में शुरू की गई है। आपको याद रखना है कि ये जो मोपा एयरपोर्ट है ये भारत का 14वां ऐसा एयरपोर्ट है जिसमें डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि डिजी यात्रा प्रणाली वाले 13 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं। तो दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, हैदराबाद, कोलकाता, विजयवाड़ा, पुणे, मुंबई, कोच्चि, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी। तो ये सभी वो एयरपोर्ट हैं जहां पर ये डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई है। आपको याद रखना है कि 1 दिसंबर 2022 को डिजी यात्रा प्रणाली की शुरुआत की गई थी। एयरपोर्ट की बात आई है तो एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो ACI ASQ के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब अभी हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट को दिया गया है। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया है। और 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एयरपोर्ट हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू एयरपोर्ट न्योमा लद्दाख में है। इसके अलावा डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला एयरपोर्ट कौन है? गुवाहाटी एयरपोर्ट। 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। डोनी पोलो एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन है? लेह एयरपोर्ट। पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन है? दिल्ली एयरपोर्ट। हिसार एयरपोर्ट का नाम अब क्या हो गया है? महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों, ये है एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इन्हें आप नोट जरूर करिएगा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उससे ऐड हो जाना है तो आपको इस लेक्चर की PDF भी मिल जाएगी। ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, मार्च माह के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इनको प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। दोस्तों, ऐप पर टेस्ट भी आयोजित किया जाता है। तो 4 अप्रैल 2024 के रिजल्ट की बात करें तो पहले स्थान पर है त्रिनयन, दूसरे स्थान पर रानी, तीसरे स्थान पर बाबर, चौथे स्थान पर सुजीत कुमार, 5वें स्थान पर निशा भारती, 6ठे स्थान पर राजपूत हनी सिंह, 7वें स्थान पर गायत्री कुमारी, 8वें स्थान पर सुधांशु पांडे और 9वें स्थान पर मुकेश सिंह और 10वें स्थान पर सोनू रहे हैं। तो यहाँ पर आपका भी नाम हो सकता है। आप टेस्ट को जरूर अटेंड करें। ये टेस्ट आपको ऐप पर मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माई CGHS ऐप हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा माई CGHS ऐप को लॉन्च किया गया है। दोस्तों CGHS का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो इस ऐप के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा इससे इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य कार्ड, डेटा और संसाधनों तक आसानी से पहुंच बना सकते हैं। तो जो भी लाभार्थी होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम है उसका फायदा इस ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। यहाँ पर कृषि मंत्रालय की बात आई है, तो कृषि मंत्रालय के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में, या पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम है साथी पोर्टल। वस्त्र मंत्रालय की बात आई है यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की, तो इसके द्वारा पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया गया है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जल दूत ऐप लॉन्च किया गया है। आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि मनसुख मांडविया वर्तमान में भारत की हेल्थ मिनिस्टर हैं। देखिए यहाँ पर ऐप और पोर्टल की बात आई है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल डिस्कस कर लेते हैं। तो सारथी पोर्टल को केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी केयर्स पोर्टल को अभी हाल ही में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और चौपाल ऐप संदीप बंसल के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। अनुवादिनी ऐप केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। मनी टू इंडिया ऐप ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। संभव ऐप इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। मेरा युवा भारत पोर्टल को नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो बस्ती थी उसका पता चला है। आंसर हो जाएगा गुजरात। दोस्तों ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जो राजस्थान है, तो राजस्थान में वह कौन सा स्थान है जो कि हड़प्पा सभ्यता से या सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, तो वो है कालीबंगन। और फिर हरियाणा में कौन सा स्थान है जो कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, वो है राखीगढ़ी। और पंजाब में रोपड़। तो ये सभी स्थान हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हैं। तो गुजरात के कक्ष में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खुदाई चल रही थी, तो इसी खुदाई के दौरान हड़प्पा बस्ती का पता चला है। केरल विश्वविद्यालय के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा 2019 से खुदाई की जा रही है गुजरात में जूना खटिया नामक गांव में। दोस्तों इसी खटिया गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर यानी 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता बैट नामक स्थान है। यहाँ पर 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती प्राप्त हुई है और वहां पर कुछ महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पूरी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास थी। हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब इस सभ्यता की खोज हुई थी तो पहला शहर हड़प्पा ही खोजा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। दोस्तों इस सभ्यता के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के आसपास एग्जिस्ट करती थी और ये दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई है, यानी कि भारत का जो पंजाब वाला इलाका है, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान वाला इलाका है और जो पाकिस्तान वाला इलाका है, इस इलाके में ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। हड़प्पा शहर की खोज दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में की गई थी। ये पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जॉन मार्शल के द्वारा सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, तो इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी जी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा शहर के बारे में आपको याद रखना है कि यह रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। कांस की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ये जो है कांस की नर्तकी की मूर्ति है, तो ये मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुई थी। धौलावीरा नामक स्थान हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है और ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। दोस्तों धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया था। आपको एक और स्थान याद रखना है, वो है लोथल। तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर था। यहाँ पर बात आई थी गुजरात की, तो गुजरात के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो गुजरात के द्वारा 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। कैपिटल इसकी गांधीनगर है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो गिर वन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क और समुद्री नेशनल पार्क,
ये सभी नेशनल पार्क गुजरात राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पहली स्वदेशी CAR टी सेल थेरेपी को कहां लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा मुंबई में। तो मुंबई में IIT बॉम्बे में अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा देश की पहली स्वदेशी CAR टी सेल थेरेपी को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, CAR टी सेल थेरेपी का फुल फॉर्म होता है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो दोस्तों, इस थेरेपी का उपयोग कैंसर रोगियों को ठीक करने में किया जाता है। तो अब ये टी सेल क्या होती हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल होती हैं, इसके अलावा प्लाज्मा होता है। तो दोस्तों, जो व्हाइट ब्लड सेल होती हैं, इनका काम होता है हमारे शरीर को रोगों से बचाना। और इन्हीं व्हाइट ब्लड सेल में एक प्रकार की सेल होती हैं जिन्हें टी सेल बोलते हैं। तो इन्हीं टी सेल का उपयोग करके कैंसर रोगियों को ठीक करने का काम किया जाता है। तो इसी थेरेपी को CAR टी सेल थेरेपी बोला जाता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत में CAR टी सेल थेरेपी को IIT बॉम्बे और इनक्यूबेटेड कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, तो 2024 में प्रथम भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर प्रथम CAR टी सेल थेरेपी की बात आई है। तो अभी हाल ही में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में की गई है। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? बेंगलुरु में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में खोला गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया है। समान नागरिक संहिता यानी UCC कानून बिल पेश करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। इसके अलावा दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर ओडिशा में किया गया है। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। तो ये 2024 में प्रथम घटनाएं हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। तो दोस्तों, एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, तो उनका ये काम होगा लोकसभा चुनाव में कि वो युवाओं को मतदान के लिए यानी वोटिंग के लिए प्रेरित कर सके। तो दोस्तों, आयुष्मान खुराना को यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये मतदाताओं को वोटिंग करने के लिए प्रेरित करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में। इसके अलावा अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मिथ वर्सेस रियलिटी पोर्टल लॉन्च किया गया है। यानी इसमें कोई भी अगर गलत जानकारी सर्कुलेट होती है तो उसके बारे में रियलिटी बताई जाएगी और उसका पर्दाफाश किया जाएगा। तो झूठी अफवाहों और सूचनाओं को रोकने के लिए ये मिथ वर्सेस रियलिटी पोर्टल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन के रूप में पैरा तीरंदाज शीतल देवी को घोषित किया गया है। यहाँ पर आप शीतल देवी को देख सकते हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो आपको याद रखना है कि इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड पता करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा? नो योर कैंडिडेट यानी KYC ऐप लॉन्च किया गया है। उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इनकोर ऐप। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है। भारत में वोट डालने की आयु 21 से घटाकर के 18 वर्ष की गई थी 1988 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? VS रमा देवी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और अन्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सको इंडिया के द्वारा मध्य प्रदेश में 1266 करोड़ रुपए का फ्लेवर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा उज्जैन। तो महाकाल की नगरी उज्जैन में पेप्सको इंडिया के द्वारा मध्य प्रदेश में 1266 करोड़ रुपए का फ्लेवर प्लांट लगाया जाएगा। आपको याद रखना है कि यह पेप्सको इंडिया का दूसरा फ्लेवर प्लांट है। इससे पहले पंजाब के चन्नो नामक स्थान पर भी
फ्लेवर प्लांट स्थापित किया गया है पेप्सको इंडिया के द्वारा। दोस्तों उज्जैन में जो ये प्लांट लगाया जा रहा है इसका निर्माण 2024 में शुरू हो जाएगा और इसके अलावा 2026 में यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। पेप्सको की बात करें तो 1898 में इसको स्थापित किया गया था। तो पेप्सी, कोका कोला ये सभी तो आपने यूज किए होंगे, तो उसी की कंपनी है पेप्सको। तो इसका हेडक्वार्टर हैरिसन न्यूयॉर्क में है। सीईओ हैं रेमन लेगो आर्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन व्हीकल वन फास्टैग मानदंड यानी क्राइटेरिया किसने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो अभी हाल ही में वन व्हीकल वन फास्टैग क्राइटेरिया को NHAI के द्वारा शुरू किया गया है। इसका मतलब ये होगा कि अब एक वाहन पर एक ही फास्टैग यूज किया जाएगा। अभी तक क्या है कि एक वाहन पर कई प्रकार के फास्टैग लगे होंगे और अब क्या होगा कि एक वाहन पर एक ही फास्टैग होगा। कई बार ऐसा होता है कि एक फास्टैग का यूज कई वाहनों में कर लिया जाता है। तो इन सभी दुरुपयोग को रोकने के लिए वन व्हीकल वन फास्टैग को शुरू किया गया है। दोस्तों फास्टैग क्या होता है? तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम होता है, यानी कि इसमें टोल का कलेक्शन किया जाता है और इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और इसमें एक कार्ड होता है जिसे हम फास्टैग बोलते हैं और यह किसी बैंक के द्वारा संचालित किया जाता है और इसके माध्यम से टोल का कलेक्शन किया जाता है। बात आई थी दोस्तों यहाँ पर NHAI की यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इसका गठन 1995 में किया गया था। मुख्यालय है इसका दिल्ली में। अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। दोस्तों इसका मूल संगठन है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइस एडमिरल मार्क हैमंड किस देश की नौसेना के प्रमुख हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की नेवी के चीफ हैं मार्क हैमंड, तो वो भारत की यात्रा पर आए हैं। उनकी ये जो यात्रा है वो 2 से 6 अप्रैल 2024 तक की जाएगी और इस यात्रा का उद्देश्य है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो रणनीतिक संबंध हैं उनको बेहतर बनाना। दोस्तों मार्क हैमंड भारत के सेना अध्यक्ष से मिलेंगे, इसके अलावा वायुसेना प्रमुख से और रक्षा सचिवों से भी मिलेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो इसको आपको याद रखना है। ऑसी इंडेक्स नामक जो नौसैनिक अभ्यास है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। इसके अलावा ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। मालाबार युद्ध अभ्यास भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के बीच होता है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, सम्राट है चार्ल्स तृतीय, गवर्नर जनरल है डेविड हर्ले और प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बनीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, यानी नेशनल मैरीटाइम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो दोस्तों हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो यह दिवस पहली बार 1964 में मनाया गया था। दोस्तों ये दिवस क्यों मनाया जाता है, किस घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है? तो 1919 में मुंबई से लंदन तक पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज SS लॉयल्टी के द्वारा यात्रा की गई थी। तो इसी घटना को याद करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं? तो ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया जाता है 4 अप्रैल को। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, इसको अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है और आपको याद रखना है जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ था। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के साइंटिस्ट के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली MRI स्कैनर से ब्रेन को स्कैन किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस के वैज्ञानिकों के द्वारा अभी हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे हम शॉर्ट में MRI बोलते हैं, स्कैनर के द्वारा ब्रेन को स्कैन किया गया है और कुछ इस प्रकार की इमेज सामने आई है। दोस्तों इस स्कैनर के माध्यम से या इस MRI के द्वारा जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारियां हैं उनका पता लगाया जा सकता है, उनको समझने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे।
तो कल का पहला क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF वर्ल्ड कप 2024 में बिंदिया रानी देवी ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह किस सदन से सेवानिवृत्त हो गए हैं? राज्यसभा से। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय नायर। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पैरोस मोरा का निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से था? तो उनका संबंध वेनेजुएला से था। किस देश में 7.2 तीव्रता का भूकंप आने से कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं? ताइवान। किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को 48 सेकेंड तक मेंटेन किया हुआ है? तो आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। हाल ही में असम राज्य के कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? 19। विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान बताया है? 7.5%। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट कितना रहा है? 21,083 करोड़ रुपए का। कोडाई कनाल सौर वेधशाला किस राज्य में स्थित है जिसकी स्थापना की 125वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में मनाई गई है? तमिलनाडु में। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। आज हम जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो भारत की जनगणना का विषय संघ सूची में शामिल किया गया है, यानी कि जनगणना कराने का काम केंद्र सरकार का है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा कराया जाएगा। जनसंख्या के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। दोस्तों भारत में पहली आंशिक जनगणना 1972 में की गई थी। लॉर्ड रिपन के द्वारा नियमित रूप से 1881 में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में की गई थी। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? हेनरी फ्लाउडेन। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। और 2011 में भारत की 15वीं जनगणना हुई थी। सी चंद्रमौली 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। दोस्तों भारत में विश्व की 7.5% जनसंख्या निवास करती है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार है 121.5 करोड़। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। अगर हम भारत में न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य की बात करें तो वो है बिहार। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। भारत का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो है 943 महिला बटा 1000 पुरुष। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? तो उनका संबंध मणिपुर राज्य से है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। तो इसका आंसर सभी लोगों ने बताया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है 21 एयरपोर्ट वाला पहला राज्य कौन बना है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर।